केंद्रीय मंत्रिमंडल में विस्तार की खबरें हैं। क्या इस विस्तार में उत्तराखंड के किसी नेता को मौका मिलेगा या उत्तराखंड के जो लोग काम कर रहे हैं उनकी छुट्टी होगी? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जो इस समय प्रदेश की राजनीति में कई लोग पूछ रहे हैं। उत्तराखंड में भी मंत्रिमंडल में विस्तार या फेरबदल की चर्चाएं हैं, तो क्या कुछ जातिगत या क्षेत्रीय समीकरणों के हिसाब से भी चीजों को एडजस्ट करने की कोशिश दिल्ली में हो रही है? मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी दिल्ली दौरे पर हैं और दिल्ली में ऐसे कौन कौन से प्रभावशाली नेता हैं उत्तराखंड के जो मोदी मंत्रिमंडल में शामिल होने के लिए अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं? ये सारी बातें लेकर मैं आपके सामने हाजिर हो गया हूं। लेकिन अपने इस प्रकरण पर आगे बढ़ूं उससे पहले मेरा आग्रह है, हमेशा की तरह खबर यदि पसंद आए तो इसे लाइक जरूर कीजिए, इस पर अपनी राय जरूर जाहिर कीजिए और चैनल पर अगर आप नए हैं या चैनल सब्सक्राइब आपने अभी तक नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर कर लीजिए। नमस्कार, मैं हूं मनमोहन भट्ट। महाराष्ट्र की राजनीति में उथल पुथल मचने के बाद अब नजरें आकर टिक गई हैं दिल्ली पर। दिल्ली यानी केंद्रीय मंत्रिमंडल में विस्तार या फेरबदल। कई दिनों की चर्चाओं के बाद अब स्पष्ट तस्वीर दिखाई देने लगी है, क्योंकि जो प्लानिंग हो रही थी वो इंप्लीमेंट होती हुई नजर आने लगी है। महाराष्ट्र से इसकी शुरुआत कर दी गई है। सब लोग जानते हैं कि जो लक्ष्य है वो लोकसभा का चुनाव है। उस लोकसभा चुनाव से ठीक पहले इस तरीके के समीकरण साधने की कोशिश जरूर प्रधानमंत्री और उनकी टीम कर रही है। कई महीनों से कई दौर की बातचीत के बाद किसी निष्कर्ष पर शायद पार्टी पहुंच गई है और महाराष्ट्र में जो कुछ घटनाक्रम हुआ है उसके बाद कई तरीके के राजनीतिक समीकरणों को साधते हुए केंद्रीय मंत्रिमंडल में विस्तार या फेरबदल होने जा रहा है। हम बात हमेशा उत्तराखंड की ही करते हैं, इसलिए यहां पर भी हम बात उत्तराखंड की राजनीति की ही करेंगे। वर्तमान में मोदी मंत्रिपरिषद में अजय भट्ट हैं, जिन्हें रक्षा राज्य मंत्री की जिम्मेदारी मिली हुई है। अगर अजय भट्ट से पहले की बात करते हैं तो मोदी मंत्रिमंडल में रमेश पोखरियाल निशंक काम करते थे। शिक्षा मंत्री की हैसियत से वो कैबिनेट मंत्री थे। अजय भट्ट राज्य मंत्री की हैसियत से मोदी मंत्रिपरिषद में शामिल किए गए थे। रमेश पोखरियाल निशंक से पहले अजय टम्टा को मौका मिला था, वो भी राज्य मंत्री के पद पर ही विराजमान हुआ करते थे। एक ट्रेंड पकड़ने की कोशिश कई राजनीतिक विश्लेषकों ने की है कि मोदी मंत्रिमंडल में जो बहुत महत्वपूर्ण मंत्रालय नहीं हैं, जिनको सिर्फ एडजस्ट करने के लिए एडजस्ट किया गया था मंत्रिमंडल या मंत्रिपरिषद में, उन्हें 2 साल में बदलने की कोशिश मंत्रिमंडल में की गई है प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से। इसका क्या कारण है ये तो हम स्पष्ट रूप से नहीं बता पाएंगे, लेकिन राजनीतिक दृष्टिकोण से जब देखते हैं तो क्षेत्रीय जातिगत समीकरणों के हिसाब से, भविष्य में चुनाव की रणनीति के हिसाब से ही कई नेताओं का आना जाना मंत्रिमंडल में लगा रहता है। तो यहां पर कई लोग सवाल पूछ रहे हैं कि इस बार क्या उत्तराखंड के कोटे से किसी दूसरे सांसद को मौका मिलेगा या वर्तमान में जो सांसद तैनात है मंत्रिपरिषद में उन्हीं के कार्यकाल को आगे बढ़ाया जा सकता है। उत्तराखंड से 8 सांसद हैं, 5 लोकसभा के और 3 राज्यसभा के। 5 सांसदों में सबसे पहला नाम तो अजय भट्ट का ही है जो राज्य मंत्री हैं। अजय टम्टा हैं जो अल्मोड़ा पिथौरागढ़ के सांसद हैं। हरिद्वार से रमेश पोखरियाल निशंक हैं। पौड़ी से तीरथ सिंह रावत हैं। टिहरी से माला राज लक्ष्मी हैं। 8 सांसदों में 3 सांसद राज्यसभा के भी हैं। नरेश बंसल, अनिल बलूनी और ओबीसी वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हुए राज्यसभा में भेजी गई हैं उत्तराखंड से कल्पना सैनी। अब जातिगत समीकरणों के हिसाब से इन 8 सांसदों को अगर हम देख ले तो ब्राह्मण वर्ग का प्रतिनिधित्व 3 नेता करते हैं, अनिल बलूनी, अजय भट्ट और रमेश पोखरियाल निशंक। अजय भट्ट और रमेश पोखरियाल निशंक को मौका मिल चुका है और इसीलिए कई लोग यह कयास लगा रहे हैं कि ब्राह्मण वर्ग पर दांव खेलने के लिए इस बार अनिल बलूनी का नाम हो सकता है।
अनिल बलूनी के बारे में आपको बताऊं, मोदी और अमित शाह टीम के वो एक मजबूत स्तंभ माने जाते हैं, टीम के एक मजबूत प्लेयर हैं। और अनिल बलूनी वर्तमान में जो बीजेपी की मीडिया टीम है, राष्ट्रीय मीडिया जो है, उसके प्रभारी हैं अनिल बलूनी। यानी बहुत महत्वपूर्ण कुर्सी पर अनिल बलूनी विराजमान है। हो सकता है कि इस बार अनिल बलूनी के कद को बढ़ा दिया जाए, मंत्रिमंडल में उन्हें शामिल कर दिया जाए। अनिल बलूनी का कार्यकाल 2024 तक ही होगा। 2018 में उनको राज्यसभा भेजा गया था, शायद मई जून का महीना ही था जिस समय वो राज्यसभा पहुंचे थे। जैसे मैंने पहले बताया, अजय भट्ट और निशंक को पहले मौका दिया जा चुका है। अगर हम ओबीसी वर्ग की बात करते हैं तो कल्पना सैनिक को भेजा गया है, जो मूल रूप से हरिद्वार रुड़की क्षेत्र की हैं और हरिद्वार रुड़की के साथ साथ पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो ओबीसी समाज है, पिछड़ा वर्ग समाज है, उसका भी वो प्रतिनिधित्व करती हैं। इसको ऐसे भी समझा जा सकता है। तो अगर उस खेमे से, उस राजनीतिक नजरिए से देखा जाए तो कल्पना सैनिक का नाम भी हो सकता है। माला राजलक्ष्मी और तीरथ सिंह रावत राजपूत समुदाय से हैं। तीरथ सिंह रावत को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री की कुर्सी दी गई थी। 4 महीने में वो कुर्सी, वो ताज उनसे वापस ले लिया गया था। इसके अलावा जो अजय टम्टा हैं, वो अनुसूचित जाति वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं, उन्हें पहले मौका दिया जा चुका है। इस तरीके की चर्चाएं होती हैं, इसलिए उनका नंबर शायद अब नहीं आएगा। और अगर इस दिशा में सोचा जाए तो जो बनिया वर्ग है उसका प्रतिनिधित्व नरेश बंसल करते हैं। उस दिशा में भी कई लोग कहते हैं कि भविष्य में उत्तराखंड में स्थानीय निकाय के चुनाव होने हैं और वहां पर जो प्रभाव है वो बनिया समुदाय का होता है, इसलिए नरेश बंसल को भी मौका मिल सकता है। इस तरीके की बातें कई लोग कहते हैं। वैसे पता किसी को नहीं है कि किस किस का नाम फाइनल में हो रहा है, लेकिन जो चर्चाएं हैं उसमें कई तरीके के राजनीतिक समीकरण दिखाई देते हैं। एक बात यहां पर और कही जा रही है कि उत्तराखंड में भी मंत्रिमंडल में फेरबदल होना है। केंद्रीय मंत्रिमंडल में फेरबदल के बाद उत्तराखंड के मंत्रिमंडल में भी विस्तार या फेरबदल की चर्चाएं बहुत आम हैं। दिल्ली में लगातार बैठकें उत्तराखंड के नेताओं की भी जारी हैं। उत्तराखंड के विधायकों की भी दिल्ली में दौड़ जारी है, उत्तराखंड के मंत्रियों की भी दिल्ली तक दौड़ जारी है। किस किस की छुट्टी होगी, किस किस को मौका मिलेगा, इस पर भी कई तरीके के राजनीतिक लोग चर्चा करते हुए नजर आते हैं। लेकिन असलियत में यह बात अभी वास्तव में किसी को पता नहीं है कि किस किस की छुट्टी होगी और किस किस का नाम अगली लिस्ट में शामिल होगा। वैसे बीजेपी का जो केंद्रीय नेतृत्व है उसकी एक बड़ी कोशिश बिल्कुल स्पष्ट है। लोकसभा चुनाव उनका बड़ा लक्ष्य है और संगठन को मजबूत करना उसी दिशा में एक कदम है। बहुत सारे मंत्रिमंडल के जो सदस्य हैं उनको वहां से हटाकर संगठन में भेजे जाने की चर्चा हो रही है। जो मजबूत नेता मंत्रिमंडल में दिखाई देते हैं, हो सकता है उन मजबूत नेताओं को मोदी मंत्रिमंडल से बाहर होते हुए आप देखें, और उसका कारण यह होगा कि वो लोग जो संगठन है बीजेपी का उसमें जाकर उसे मजबूती प्रदान करें, उस संगठन पर पकड़ मजबूत करें, ताकि चुनाव जो लोकसभा का है उसमें जीत हासिल कर सके बीजेपी। अब देखना यह होगा कि नया मंत्रिमंडल का आकार कैसा होगा, किस तरीके से जातिगत क्षेत्रीय हिसाब से मंत्रिमंडल सजता है और संगठन की कमान किन हाथों में जाती है। छोटा सा आकलन करने की हमने कोशिश की है। पसंद आई हो तो इसे जरूर लाइक कीजिएगा, इस पर अपनी राय भी जरूर जाहिर कीजिएगा। अगली रिपोर्ट में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाजत दीजिए। नमस्कार।